बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो है वो आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कर्ल कि कर्ल क्या होता है। और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये जो डेल ऑपरेटर है, जब ये किसी एफ यानी वेक्टर के साथ में जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके नतीजे में जो चीज़ हमें हासिल होती है वो यकीनन क्या कहलाती है, कर्ल कहलाती है। ये जो डेल ऑपरेटर है इसके बारे में भी हमें पता है कि ये क्या चीज़ है, और ये एफ जी जो है किसी किस्म की वेक्टर क्वांटिटी है या वेक्टर फील्ड इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, ये तो मैथमेटिकल फार्मूला है किसी भी चीज़ का कर्ल ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन बेसिकली कर्ल का मतलब क्या होता है ये हम समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन इसकी लिखी है। सबसे पहली जो डेफिनेशन कर्ल की जिस ब्रांच में अराइज हुई थी वो थी हमारी ब्रांच फिजिक्स की, जिसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। और मैकेनिक्स के अंदर भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर कर्ल की डेफिनेशन को अच्छी तरीके से पहले समझते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर समझेंगे। अच्छा, फ्लूइड बेसिकली क्या होता है? फ्लूइड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो कि फ़्लो कर सकती हो, ठीक है? और मैटर की कौन-कौन सी फॉर्म जो है वो फ़्लो कर सकती हैं, बह सकती हैं, गैस और लिक्विड। अच्छा, ये बात जो है ना ऑब्ज़र्व की गई कि किसी जगह पर अगर गैस जो है या एयर जो है वो फ़्लो कर रही है, बह रही है, या लिक्विड किसी भी जगह पे जैसे स्ट्रीम्स के अंदर, रिवर के अंदर या समंदर के अंदर पानी हमें बहता हुआ नज़र आता है बहुत ज़्यादा। गैस भी हमारे इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा मौजूद है, एयर और लिक्विड। तो जब भी हम गैस के अंदर किसी चीज़ को डालते हैं या लिक्विड के अंदर किसी चीज़ को डालते हैं, जैसे ये फ्लूइड है ना दोनों के दोनों, तो जब क्योंकि गैस मूव कर रही होती है तो वो क्या करती है, जिस चीज़ को हम गैस के अंदर डाल रहे हैं वो चीज़ भी हरकत में आ जाती है। लिक्विड के अंदर अगर हम किसी चीज़ को डालेंगे तो वो हरकत में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि रिवर है, रिवर के अंदर अगर हमने कोई चीज़ रख दी, बोट रख दी हमने, कश्ती उसके अंदर रख दी, तो फिर वो कश्ती जो है वो पानी के साथ-साथ बहना शुरू कर देती है। तो ये प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की कि फ्लूइड चूँकि इनफ्लो होता है, हरकत में होता है, तो वो उसके अंदर अगर आप कोई चीज़ रख दें तो वो खुद भी हरकत करना शुरू कर दे। तो अब ये जो गैस और लिक्विड जो हरकत प्रोड्यूस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो 2 तरह की हरकत होती है। या तो ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्ट हम इस फ्लूइड के अंदर डाल रहे हैं, वो या तो स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर दे, ठीक है? या फिर जो है वो रोटेट करना शुरू कर दे। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी बोट की एग्जांपल दी आपको कि अगर आप पानी कहीं बहता हुआ जा रहा है इस डायरेक्शन में, उसके अंदर अगर आपने बोट जो है वो रखी है, एक ऑब्जेक्ट आपने उसके अंदर रखा है, तो वो बोट जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है? इसी तरीके से हो सकता है कि पानी जो है ना वो किसी आबशार में, पहाड़ी में से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो, तो आप क्या करें कि आप वहाँ पर एक व्हील लगा दें। तो आपने कोई एक चीज़ जो है वो कहाँ रख दी? फ्लूइड के अंदर रख दी। फ्लूइड के अंदर आपने रख दी तो वो चीज़ जो है वो गोल-गोल, गोल-गोल घूमना शुरू कर देगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि फ्लूइड के अंदर जो है ना 2 तरह की सलाहियत होती है कि या तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में मोशन करवा सकता है या रोटेटरी मोशन भी करवा सकता है, या दोनों की कॉम्बिनेशन भी हो सकती है इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में कर्ल की जो है वो इब्तिदा हुई, जिसको मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। अब हुआ ये कि हम जो है वो ये समझना चाहते थे कि अच्छा भाई, जब हम कोई भी फ्लूइड लेते हैं तो क्या उस फ्लूइड के अंदर अगर हम किसी चीज़ को डालें तो क्या उसके अंदर जो है वो रोटेट करने की सलाहियत मौजूद है, उस चीज़ को रोटेट करवाने की सलाहियत मौजूद है कि नहीं है? क्योंकि हम उस रोटेशन से जो है वो काम लेना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसके अंदर व्हील्स रख दें और हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दें, या हम व्हील्स रख दें उसके अंदर और कोई भी मशीन हम उसके अंदर बना दें, क्योंकि आपको पता है कि व्हील जब हरकत करता है और उसके साथ में कोई भी चीज़ आप साथ में लगा देते हैं तो आप ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं, किसी और तरह के काम भी आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर भी ये पानी को इस्तेमाल करते हुए छोटे-छोटे जो है वो व्हील्स जो है, वाटर व्हील्स जो है वो मौजूद हैं, जहाँ पे वो लोकल लेवल के ऊपर मशीनरी बनाते हैं और इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फ्लूइड के अंदर रोटेट करवाने की सलाहियत मौजूद है कि नहीं, इसको हम चेक करना चाहते हैं।
तो ये जो है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन हमें मिलती है, इसको हम पढ़ भी लेते हैं गौर से। क्या लिखा हुआ है? इफ़ वी हैव एनी टाइप ऑफ वेक्टर फील्ड, किसी भी तरह की हमारे पास वेक्टर फील्ड मौजूद है, मिसाल के तौर पे वेलोसिटी या फोर्स या एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड जब एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है तो उसकी कोई ना कोई सर्टेन वेलोसिटी होती है, और इसके ऊपर अगर हम कुछ बोट रख देंगे तो ये जो उनकी हरकत कर रहा है इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इस इन टर्म से हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने वेलोसिटी की या फोर्स की टर्म इस्तेमाल क्यों किए। बेसिकली ये वेलोसिटी भी जो है फ्लूइड की ही वेलोसिटी है, ये फोर्स जो है ये भी फ्लूइड की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है किसी बॉडी के ऊपर, ये वो फोर्स है। तो इफ वी हैव एनी टाइप ऑफ वेक्टर फील्ड, वेलोसिटी और फोर्स प्रेजेंट इन एनी रीजन, ठीक है, हमारे पास सबसे पहले तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमारा जो फ्लूइड है वो कहीं मौजूद है, हरकत कर रहा है, वेलोसिटी फील्ड है, यानी वो हरकत में है कोई चीज़। ऑल्सो इफ वी इमर्स्ड एन ऑब्जेक्ट इन इट, और हम क्या करें उस फील्ड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दें, सो डैट इट स्टार्ट्स स्पिनिंग, कि वो गोल गोल घूमना शुरू कर दे विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओके, देन द फील्ड इज नोन एज द रोटेशनल फील्ड, और हम उस फील्ड को कहेंगे कि अच्छा भाई ये रोटेशनल फील्ड है। और दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि उस फील्ड का यानी जो है कर्ल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को और बताती हूँ कि कर्ल का बेसिक मकसद मैथमेटिकली क्या होता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास किसी जगह पर ये जो है ये वाटर इधर से बनाते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है, इसकी जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर भी इसकी स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती चली जा रही है। अब अगर मैं जो है यहाँ पर थोड़ा सा एक रीजन ले लेती हूँ मैं, जहाँ पर थोड़ी सी फील्ड कांस्टेंट है और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सेंटर में एक कोई स्केल रख देती हूँ या कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट रख देती हूँ, कोई ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया। तो अब चूंकि अब आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो पूरे के पूरे रीजन के अंदर सेम फोर्स लग रही है। तो क्या होगा कि ये जो स्केल है या ये जो लकड़ी का वुडन पैग है ये स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, इसके अंदर कोई रोटेशन नहीं होगी किसी किस्म की भी। लेकिन अगर मैं यही चीज़ वुडन पैग इधर रख दूँ तो क्या होगा, इस हैंड के ऊपर तो ज़्यादा फोर्स लग रही है, इस हैंड के ऊपर तो कम फोर्स लग रही है। तो ये क्या होगा कि ये जो वुडन पैक है ये रोटेट करना शुरू कर देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से इस रीजन के अंदर अगर मैं रखूंगी वुडन पैक अपना, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर ज़्यादा लग रही है और इस डायरेक्शन में कम लग रही है। तो यहाँ पर ये इसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये मेरी जो वेलोसिटी फील्ड थी, वेलोसिटी फील्ड जो है वो ना सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन करवा रही है बल्कि वो रोटेट भी करवा रही है, ठीक है। यहाँ पर दोनों काम हो रहे हैं, रोटेशन भी हो रही है और स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो रहा है ऑब्जेक्ट का, ओके। तो हम ये कहेंगे कि ये इस वेलोसिटी के अंदर एक सलाहियत मौजूद है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो रोटेट करवा सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने जो वुडन पैक डाला था उसको वो रोटेट करवा रही है ये वेलोसिटी इसकी वाटर की। और हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर तो कर्ल बिल्कुल ज़ीरो है, इस पॉइंट के अंदर जो कर्ल है आहिस्ता आहिस्ता इस जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं तो कर्ल का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है। इसको मैं इस तरह से शो करूँगी, क्योंकि क्लॉकवाइज जो होता है आपको पता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन को नेगेटिव लेते हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है तो कर्ल जो है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि कर्ल ऑफ वी इज अनदर वेक्टर फील्ड, यानी इज अनदर वेक्टर फील्ड। इसका मतलब ये है कि इस पानी के अंदर जो कि हमें सीधा सीधा बहता हुआ नज़र आ रहा था, ये सलाहियत भी मौजूद है कि वो उसके अंदर जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो वो उसको रोटेट भी करवा सकता है
सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो, बल्कि रोटेशन भी होगी। ये जो है रोटेट भी करता जाएगा और ये सीधा सीधा स्ट्रेट भी जाता जाएगा। तो इस जगह पर एक और वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट करती है विच इज़ नोन एज दी रोटेशन। ठीक है, तो एक दफ़ा फिर इस डेफिनेशन की तरफ आते हैं और यहाँ पर हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं जो अभी तक हमें समझ में आई ये बात कि किसी भी फ्लूइड के अंदर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, चूँकि फ्लूइड हरकत कर रहा होता है, हरकत उसकी हरकत करने की वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी हरकत करना शुरू कर देता है, और दो तरह की हरकत करता है वो, एक स्ट्रेट लाइन में और एक रोटेशन में। तो अगर हम किसी मूविंग फ्लूइड के अंदर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दें और अगर वो रोटेट करना शुरू कर दे, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि अच्छा भाई इस मूविंग फील्ड के अंदर ये सलाहियत है कि रोटेशन जो है वो हो रही है, और रोटेशन चूँकि एग्जिस्ट करती है, यानी हम कहेंगे कि कर्ल एग्जिस्ट करता है, कर्ल नॉन ज़ीरो है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल बताई हुई है कि जैसे फॉर एग्जांपल फ्लूइड जो है ना वो मूव कर रहा है यहाँ पर, और ये वेक्टर फील्ड वेक्टर फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये मैग्नीट्यूड जो है छोटा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर और बड़ा हो रहा है, फिर और बड़ा। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ये जो फ्लूइड यहाँ पर मूव कर रहा है या किसी किस्म की भी ये वेक्टर फील्ड है, इसका बिहेवियर किस तरह से है कि इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं जैसे कि मैंने पहले रखा था। यहाँ पर मैं एक वो लगा देती हूँ वुडन पैक, स्केल रख देती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि क्या इसके अंदर अगर मैं इस फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट इमर्ज कर दूँ तो क्या ये रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमें जो है यहाँ से नज़र आ रहा है कि फोर्स की जो मकदार है, वेलोसिटी, तीनों जो है वो मैग्नीट्यूड इसके बराबर हैं, तो डेफिनेटली ये कहीं भी हरकत नहीं करेगा, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव करता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसका कर्ल जो है इस फील्ड का, इस वेलोसिटी फील्ड का कर्ल जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि इस फील्ड के अंदर जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसके अंदर सलाहियत नहीं है कि वो चीज़ को घुमा सके। तो अगर जो है वो कर्ल किसी भी फील्ड का, वेक्टर फील्ड का ज़ीरो निकलता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो इरोटेशनल है। ठीक है, वो रोटेट नहीं करवा सकती किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को। और अगर किसी भी चीज़ का जो है कर्ल निकलता है तो हम कहते हैं कि ये रोटेशनल फील्ड है, कि ये रोटेट भी करवा सकती है। अच्छा, यहाँ हमें डेफिनेशन मेरे ख्याल है क्लियर हो गई। एक पॉइंट मैं और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, वो ये कि रोटेशन का मतलब क्या है। रोटेशन दो तरह से होती है। एक तो जिस तरह से हमारी सन है और हमारी अर्थ है वो उसके गिर्द मूव कर रही है, ठीक है, अर्थ जो है सन के गिर्द मूव कर रही है, तो दिस मोशन इज दी ऑर्बिटल मोशन। और अर्थ जो है वो स्पिन अपने ही एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रही है, विच इज नोन एज दी स्पिन मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है ना स्पिन का, तो फिजिक्स के अंदर हमें टर्म्स को बहुत ज़रा आंखें खोल के जो है ना देखना पड़ता है कि किस तरह रोटेशन तो हो रही है, लेकिन किस तरह की हो रही है। जो लफ्ज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह का लफ्ज़ है, सिर्फ स्पिनिंग का लफ्ज़ है यहाँ पर। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि स्पिनिंग इज प्रेजेंट और नॉट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी ऑर्बिटल मोशन और सर्कुलर मोशन। स्पिन मोशन की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वो अपने ही एक्सिस के अंदर जो है वो रोटेट करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी जगह पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, लेट सपोज पानी में, और वो स्पिन करने के बजाय वो इस तरह से मूव कर रहा है कि वो पानी के अंदर सर्कुलर ऑब्जेक्ट में मूव करना शुरू कर दे, तो हम कहें कि भाई यहाँ पर कर्ल मौजूद है। तो वो डेफिनेशन नहीं होगी कर्ल की। ठीक है, दिस इज नॉट कर्ल। वो तो एक ऑर्बिटल मोशन हो गया इस ऑब्जेक्ट का कि वो पानी के अंदर गोल गोल घूम रहा है, वो स्पिनिंग मोशन नहीं कहलाएगा। स्पिनिंग मोशन का मतलब होता है कि अपने ही एक्सिस के अंदर घूमना। तो यहाँ मेरे ख्याल है कर्ल की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई, और मैं दो तीन एग्जांपल्स और देती हूँ तो हमें ये डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। ये हम सब फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक एग्जांपल 2 मैंने यहाँ पर दिए, देखिए इधर। ये कोई वेक्टर फील्ड मैंने बनाई, लेट सपोज कोई फ्लूइड मूव कर रहा है, लेकिन उस फ्लूइड की सलाहियत ये है कि इसकी स्पीड यहाँ बहुत ज़्यादा है
और आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड जो है वो कम होती चली जा रही है। यहाँ पर मैंने एक्सिस भी शो कर दिए, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो फील्ड है, ये जो वेलोसिटी फील्ड है, इसकी डायरेक्शन जो है वो है वाई एक्सिस की तरफ, तो डायरेक्शन तो इसकी वाई एक्सिस की तरफ है। लेकिन ये फील्ड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। ऊपर से जब मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ जेड एक्सिस में, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर मैं एक करेक्शन कर दूँ ज़रा, गलती नज़र आ गई मुझे कि जेड जेड के साथ डिक्रीज हो रही है। ये इस काट देती हूँ पूरी टर्म को। ये एक्सप्रेशन है माइनस जेड स्क्वायर अपॉन लैम्डा जे। यहाँ से देखिए क्लियर हो रहा है, डायग्राम को गौर से देखेंगे तो पता चल जाएगा। डायरेक्शन इसकी वाई है, ये जे डायरेक्शन है, लेकिन जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हूँ जेड डायरेक्शन के अंदर, ये जेड डायरेक्शन में, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। तो इस तरह का सिचुएशन मौजूद है। तो अब मुझे ये देखना है कि अगर मेरे पास ये फील्ड है मौजूद, इसके अंदर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखूं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्पिन करेगा, रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? यस इट इज, ये करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अब इसके ऊपर फोर्स लग रही है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये स्पीड कम हो रही है और कम हो रही है। तो ये जो है रोटेट करेगा और इसकी जो रोटेशन होगी वो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। और अगर मैं मैथमेटिकली किसी फॉर्मूले के ज़रिए, जो कि मुझे अभी नहीं मालूम है, कर्ल निकालने की कोशिश करूँगी कि इस वेलोसिटी का या इस फ्लूइड का जो कि वेलोसिटी v के साथ में मूव कर रहा है, उसका कर्ल निकल कर कुछ ना कुछ हमारे पास आएगा। ठीक है, ज़ीरो नहीं आएगा, कर्ल आएगा। अच्छा, हो सकता है कि फ्लूइड जो है वो हमारा किसी जगह पर सर्कुलर मोशन कर रहा हो। ये जैसे यहाँ पर मैंने इस एग्जांपल में दिखाया, एग्जांपल नंबर 3 पे आ जाते हैं आप। यहाँ पर ये देखिए सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इस सर्कुलर मोशन के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ जब हम सेंटर में थे तो ये वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, फिर वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा और बढ़ गया, और फिर वेक्टर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा सा और बढ़ गया, यानी कि हमारी वेक्टर फील्ड इंक्रीज होती चली जा रही है। हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है। ये जो मोशन है किसी फ्लूइड का, ये सर्कुलर ऑर्बिट में फ्लूइड हमारा मूव कर रहा है, जैसे साइक्लोन्स होते हैं पानी के अंदर, या फिर एयर के अंदर जो है वो आ जाते हैं, हवा गोल गोल घूमना शुरू हो जाती है। तो फ्लूइड जो है सिंक के अंदर हम देखते हैं, किचन के अंदर फ्लूइड जो है वो गोल भी घूम सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन करे। तो उस सूरत के अंदर जो है वो कर्ल क्या होगा? तो वही चीज़ है कि हम जो है सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और हमने उसको यहाँ पर रख दिया, तो क्या हो रहा है चेक करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली एक तो ये ऑलरेडी जो है ना वो रोटेटिंग फ्लूइड है, यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है और यहाँ पर इसकी स्पीड क्या है, कम है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो है ऑब्जेक्ट इसको ऑर्बिटल मोशन करवाना शुरू कर दे, इस ऑब्जेक्ट को। ऐसा नहीं होगा कि ये जो फ्लूइड है ये इसको ऑर्बिटल मोशन करवाना शुरू कर दे, बल्कि साथ साथ ये स्पिन मोशन भी करवाएगा, क्योंकि देयर इज़ अ वेलोसिटी डिफरेंस हेयर। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली मैंने यहाँ पर निकाला भी है कि ये जो है पोजीशन वेक्टर मैंने यहाँ पर कहीं डिफाइन कर दिया सेंटर से इस जगह पर। किसी भी रिजिड बॉडी का कोई एक पॉइंट होता है, उसी की इक्वेशन यहाँ पर भी अप्लाई होती है। और इसके अंदर अगर हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होती है, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। एक्स ये है, वाई ये है, तो डी एक्स बाई डी टी जो है वो हम निकाल लेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो ये आ जाएगा। और फिर जब मैं डेल ऑपरेटर को उस वेलोसिटी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करूँगी तो मेरा कुछ ना कुछ फाइनल रिजल्ट जो है वो निकलेगा। और जो आपको पता है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में जो चीज़ हमें हासिल होती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है। तो अगर हमारा हमारा वेलोसिटी जो है वो इस प्लेन के अंदर मौजूद है, तो हम राइट हैंड रूल से, चूँकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो राइट हैंड रूल से जो है वो हम इसका डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक नई क्वांटिटी हमें पता चलेगी विच इज़ दी स्पिनिंग, और स्पिनिंग किस स्पीड से कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी जो है वो ओमेगा कहलाती है।
तो खैर अभी इसकी प्रॉब्लम्स हम करेंगे आगे तो हमें और पता चल जाएगा, लेकिन डेफिनेशन जो है वो हमें अभी समझ आ रही है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय कर्ल। कर्ल का मतलब देखें वाज़े तौर पे ये नहीं है कि यहाँ पर फील्ड जो है वो हमें स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रही है तो हम कह देंगे नहीं भाई कर्ल इसका नहीं है, यहाँ पर कर्ल मिलेगा क्योंकि ये फील्ड हमें घूमती हुई नज़र आ रही है। दोबारा से समझ जाएं इस चीज़ को कि फ्लूइड एवरीडे लाइफ में हमारे इर्द गिर्द जो नज़र आता है वो फ्लो करता रहता है, किसी रैंडम तरीके से फ्लो करता रहता है। उसके अंदर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो वो या तो स्ट्रेट लाइन मूव करेगा या फिर रोटेट करना शुरू कर देगा। तो अगर फ्लूइड के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो वो हम कहेंगे कि उस वो जो फील्ड है, वो जो फ्लूइड है, उसकी जो स्पीड है वो एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है, और वो रोटेशनल भी है क्योंकि उसके अंदर रोटेट करवाने की, स्पिन करवाने की सलाहियत है। अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं इसकी, और क्लियर हो जाएगा। ये तो मैंने अभी आप लोगों को बता दी ना कि यहाँ पर डिफरेंट स्पीड है, यहाँ पर भी डिफरेंट स्पीड है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर रखेंगे इस डायरेक्शन के अंदर तो आपको कर्ल नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज कर्ल मिलेगा, यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज कर्ल मिलेगा। ये करेक्ट कर लें, कर्ल ऑफ v इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये वही एक्सप्रेशन है, इसके अंदर वेलोसिटी जो है ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है और जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो जे है, दिस इज वाई एक्सिस जे है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जो वेलोसिटी फील्ड है या जो फ्लूइड मूव कर रहा है वो इस ऑब्जेक्ट को स्पिन करवा सकता है। कहीं कहीं कर्ल 0 है, किसी पॉइंट पे कर्ल क्लॉकवाइज है, किसी पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने एक डायरेक्शन जो है वो बताई है कि किसी भी जगह पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा है, सॉरी फ्लूइड जो है वो रोटेट कर रहा है। फ्लूइड अगर रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्स कर दें तो फिर क्या होगा, ठीक है। क्या उसके अंदर इस रोटेटिंग फ्लूइड के अंदर क्या इस ऑब्जेक्ट को स्पिन कराने की सलाहियत मौजूद है कि नहीं। अगर हम चेक करके देखेंगे कि अच्छा भाई अगर उसके अंदर स्पिन कराने की सलाहियत मौजूद है तो हम कहेंगे कि कर्ल ऑफ v जो है वो एग्जिस्ट करता है, रोटेशन जो है वो उसकी है, अदरवाइज कर्ल उसका है, अदरवाइज हम कह देंगे कि कर्ल जो है वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है। ये भी मैंने एग्जाम्पल बताई है, यानी यहाँ पर इसकी जो लास्ट एग्जाम्पल थी उसमें मैंने यहाँ पर ये दिखाया है कि रोटेट तो कर रहा है लेकिन वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है दोनों पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और इसी तरीके से हम जो नीचे एग्जाम्पल दिखाई है इसके अंदर मैंने ये दिखाया है कि वेलोसिटी जो है वो यहाँ सेंटर में ज़्यादा है और ये मैग्नीट्यूड इसका आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो हर सिचुएशन के अंदर हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन होगा वेलोसिटी का कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और रोटेट कर रही है, या वेलोसिटी वेरिएबल है, या जो भी है। तो उसके ऊपर हमें डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और हम मैथमेटिकली अगर इस चीज़ को करें तो ज़्यादा आसानी है, बजाय इसके कि हम थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते रहें। अच्छा भाई बार बार हम अपना वुडन पैक जो है वो लेकर आएँ और उसको हम एज्यूम करेंगे अच्छा भाई वो रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पर रखें उसको कि अच्छा भाई वो रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और हर जगह हम अपना ये थॉट एक्सपेरिमेंट करते रहें और चेक करते रहें कि अच्छा भाई यहाँ पर रोटेशन होगी कि नहीं होगी। तो साइंसदानों ने या मैथमेटिशियंस ने हमें एक आसान तरीका बता दिया है, वो ये है कि आप हर जगह किसी भी जगह पर अगर जो फ्लूइड मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, उसकी आप वेक्टर फील्ड या वेलोसिटी फील्ड या फोर्स फील्ड आप डिफाइन करें, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें और उसका डेल ऑपरेटर से क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो निकाल लें। अगर मैथमेटिकली क्रॉस प्रोडक्ट निकल रहा है, ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है, तो फिर आपके पास वो वैल्यू भी आ जाएगी कि किस स्पीड के साथ में आपकी बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है और आपके पास स्पीड आ जाएगी। तो वो एक ये तरीका भी होता है चेक करने का, और इससे हम फ़ायदा उठाते हैं कि अच्छा भाई हमें अगर कहीं मशीन अपनी लगानी है, स्पिनिंग मशीन लगानी है, फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है, जैसे आपको पता है कि एयर व्हील्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई जाती है, तो हर जगह हमारे जो एयर व्हील्स हैं वो मूव नहीं करते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होती है, जहाँ पर एक ख़ास किस्म की हवा की स्पीड का
ट्रेंड होगा तो फिर एयर व्हील जो है वो हमारा मूव करेगा। थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया है कि किस तरह से अगर एयर फॉर एग्जांपल एयर ब्लो कर रही है, किसी जगह चल रही है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर व्हील लगा दूँ, अगर एयर जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है तो वो रोटेट नहीं करवाएगी, ठीक है, इस व्हील को वो रोटेट नहीं करवाएगी। हाँ, अलबत्ता अगर वेरिएबल स्पीड की हवा है तो जो है फिर ये चांस ज़रूर मौजूद है कि हमारी जो भी व्हील हम लगाएं वो रोटेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ कर्ल। अच्छा, एक वीडियो जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं। इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग एक वाटर बॉडी देख रहे हैं। इस बहुत बड़े वाटर बॉडी को अगर हम देखें तो ये कितना काम एंड क्वाइट जो है वो मूव कर रहा है। तो नेचर में जगह जगह हमें पानी नज़र आता है, फ्लूइड है, पानी फ्लो करता है। तो इसकी जो नेचर है फ्लो करने की वो बहुत डिफरेंट हर जगह हमें नज़र आती है। यहाँ पर देखिए कितना रैंडम मोशन है। यहाँ पर वाटर जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्वर्लिंग हो रही है, वाटर कर्ल वाटर जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कितना विग्रस फ्लो है वाटर का। तो फ्लूइड जो है वो हमेशा इसी तरह से हमें मूव करता हुआ नजर आएगा हर जगह नेचर में। कहीं किसी जगह वो बहुत काम है, क्वाइट है, ये देखिए यहाँ भी, और बिल्कुल स्टेडी फ्लो है, किसी जगह पानी ठहरा हुआ होता है। तो हम बेसिकली ये अंदाजा लगाना चाहते हैं कि इस वाटर बॉडी के अंदर ये जो हमने अपना एक सर्कुलर डिस्क डाली है ये रोटेट कर रही है या नहीं कर रही। या तो वो रोटेट करेगी, ठीक है, या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाटर बॉडी वो वाटर वेव्स के साथ में वो मूव करेगी। यहाँ पर ये वाटर वेव्स के साथ साथ मूव कर रही है, ये स्पिन मोशन नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कर्ल नहीं है। इस पानी के अंदर अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि पानी जो है वो किस तरह से स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। और अगर हमने इसके अंदर कोई एक लकड़ी या वुड डाल दिया तो पानी के साथ साथ वो मूव करता हुआ स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा और स्पिन मोशन वो नहीं कर रहा। तो पानी की जो है वो बहुत या फ्लूइड की जो है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेचर के अंदर फ्लो जो है वो पाया जाता है। यहाँ पर एक एनिमेशन नज़र आ रही है हमें। इस एनिमेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही कर्व वाले इलाके के अंदर पानी किसी एक चैनल से मूव कर रहा है और हमने सिंप्लिसिटी के लिए उसको एक स्ट्रेट चैनल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो बीच के अंदर हम देख सकते हैं कि पानी की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है और जो किनारे पे जो स्पीड होती है पानी की वो बहुत ही स्लो होती है, पानी रुका हुआ होता है। यानी अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मान लूँ और इसको मैं वाई एक्सिस मान लूँ तो सेंटर में जो स्पीड होगी वाटर की वो बहुत ज़्यादा होगी। डायरेक्शन तो उसका जे ही है, डायरेक्शन उसका जे ही है, लेकिन वो वेलोसिटी वो स्पीड जो है वो एक्स के साथ साथ यानी एक्स डायरेक्शन के अंदर चेंज होगी। पहले स्पीड हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है वाटर की सेंटर में, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पानी की जो स्पीड है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो अब मैं यही चेक करना चाहती हूँ कि अगर इस तरह का चैनल मेरे पास मौजूद है तो उसके अंदर जो है वो कर्ल कर्ल जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चैनल देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली लाइव स्ट्रीम है। जिस स्ट्रीम के अंदर भी आप देखें कि सेंटर में जो स्पीड होती है पानी की वो ज़्यादा होती है, जबकि किनारे पे जो स्पीड होती है, देखिए अगर स्पीड होती है तो ये भी मूव कर रहा होता है ऑब्जेक्ट। तो किनारे पे जो स्पीड होती है वो कम होती है, सेंटर में पानी की जो स्पीड होती है ज़्यादा होती है। तो अभी हम जो ये केस पढ़ने जा रहे हैं इस तरह की सिचुएशन के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसा अगर पानी हो तो उसके अंदर कर्ल जो है वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने अपनी एक वेक्टर फील्ड बना दी पानी की, जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि सेंटर में वेलोसिटी ज़्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता किनारों पे डिक्रीज हो रही है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम अपना जो सर्कुलर डिस्क है वो के अंदर डाल के देखते हैं। सर्कुलर डिस्क जो है वो पानी के अंदर अगर जाएगी तो क्या वो रोटेट कर रही है या नहीं कर रही है, उसको हम चेक करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे जब डाला तो ये देखिए ये रोटेट करना शुरू हो गया।
लॉन्ग मोशन भी कर रहा है पानी के साथ साथ और ये रोटेट भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ल है। जो भी वाटर के अंदर हमने इस डिस्क को डाला तो ये जो है वो रोटेट करना शुरू हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कर्ल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और इस कर्ल का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू दी मोशन ऑफ द डिस्क होगा। यहाँ पर ये देखिए, ये जो ब्लैक टेप लगाया हुआ है इसको हमने किसी पानी के अंदर डाला, तो ये जो है वो बिल्कुल भी स्पिन करता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा, तो लिहाजा हम कहेंगे कि अच्छा भाई ये तो सिर्फ पानी की डायरेक्शन के साथ साथ मूव कर रहा है, लिहाजा इसका कोई भी कर्ल जो है वो नहीं है। लेकिन वापस हम देखते हैं कि अगर हम राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर चले जाएं तो वहां पे भी हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करती है, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, तो हम कहेंगे कि इस जगह पर कर्ल जो है वो है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो है वो कर्ल है क्लॉकवाइज, ये नेगेटिव होता है, और इस जगह पर अगर हम मौजूद हैं तो डिस्क जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट कर रही है, तो कर्ल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। सेंटर में क्या होगा, सेंटर के अंदर देखें अगर हम, तो यहाँ पर तकरीबन वेक्टर फील्ड जो है वो दोनों बराबर है। वेक्टर फील्ड का मतलब है वेलोसिटी दोनों बराबर है। इस एंड के ऊपर और इस एंड के ऊपर जो है वो सेम फोर्स लग रही होगी, तो कर्ल जो है वो हमारा क्या होगा, जीरो सेंटर में। और यहाँ पर हम इसको देख भी सकते हैं कि ये जो है कर्ल इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, ये जो एरोज नजर आ रहे हैं क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव होता है, तो जेड डायरेक्शन में, तो नीचे की तरफ इन्होंने शो किया है। यहाँ पे रोटेशन इफेक्ट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ पर रोटेशन इफेक्ट भी बढ़ता चला जा रहा है, सेंटर में कर्ल जीरो है। तो यही वजह है कि स्पीड भी ज़्यादा होती है सेंटर में और कर्ल भी नहीं होता, तो आप अपनी बोट को यहाँ रखें ताकि हम तेज़ी से भी चले जाएं और हमारी बोट उलटने का खतरा भी ना हो, और ऐसा ना हो कि हम अपनी बोट को अगर इधर चलाएं तो बोट हमारी रोटेट करना शुरू कर दे। ठीक है, तो सेंटर में रख के हम अपनी बोट चलाते हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है वीडियो में। अच्छा, अब एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर पानी जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करता। इसमें भी देखें ब्लैक लाइन जो है वो हल्की हल्की रोटेट कर रही है, तो उसमें हम कह सकते हैं कर्ल है पानी में, लेकिन बहुत ही जो है ना वो स्लो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो बहुत ही स्लाइटली कर्ल मौजूद है। ठीक है, तो अच्छा, अब कर्ल का मतलब होता है स्पिन मोशन। ये नहीं है कि पानी जो है वो अगर किसी जगह पर रोटेट करता हुआ नजर आ रहा है, जैसे आपको यहाँ पे या यहाँ पर, तो उसका मतलब है कि कर्ल एग्जिस्ट करता है, नहीं, ये मतलब नहीं होता। कर्ल कर्ल का मतलब ये होता है कि आपने स्पिनिंग चेक करनी है, उसके अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट डालें और फिर आप चेक करें कि आया वो स्पिन मोशन कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगेन हम अब एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर पानी है, सेंटर में जो वाटर की स्पीड है वो बिल्कुल जीरो है, जबकि जैसे जैसे हम बाहर की तरफ आ रहे हैं पानी की स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये कोई ऐसा रीजन है जहाँ पर सर्कुलेशन ऑफ वाटर मौजूद है। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम अपने डिस्क को अगर सेंटर पोजीशन के ऊपर रखें तो उसका कर्ल क्या है, और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ आते जाएंगे यहाँ बाहर की तरफ, तो फिर कर्ल क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पानी है ही रेस्ट में, तो रोटेशन तो बिल्कुल ही नहीं हो रही, कर्ल जीरो है। लेकिन जैसे जैसे हम बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डिस्क रखी तो देखिए ये रोटेट कर रही है, ये ऑर्बिटल मोशन भी कर रही है, ये ऑर्बिटल मोशन भी कर रही है, लेकिन ये रोटेट भी कर रही है। तो वी आर कंसर्न अबाउट ये स्पिनिंग। ठीक है, अगर स्पिनिंग है तो हम कहेंगे कि यस देयर इज अ कर्ल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरी के पूरी रोटेटिंग वाटर बॉडी के अंदर, ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है ना एक अभी डिस्क रखी, तो क्या हुआ कि इस ब्लैक लाइन को गौर से देखिए, ये पानी के साथ साथ अलोंग तो मूव कर रहा है लेकिन ये स्पिन नहीं कर रहा। अब ये ऑर्बिटल मोशन तो हो रहा है लेकिन ये स्पिनिंग नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कर्ल नहीं है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि कर्ल का मतलब क्या होता है। जरूरी नहीं है कि फ्लूइड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा हो तो आपको कर्ल मिले। कर्ल हमें डिफरेंट नेचर के अंदर हर जगह पाया जाता है, जैसे यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि पानी के अंदर, एयर के अंदर ही साइक्लोन जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं, तो हमेशा हमें उस
फ्लूइड को जो कि स्ट्रेट लाइन के अंदर फ्लूइड मूव कर रहा है या फिर रोटेट कर रहा है फ्लूइड हमारा, चाहे एयर हो चाहे वाटर, उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि आइदर our immersed body is spinning or not. ठीक है, if it is spinning, curl is there. If it is not spinning, curl is not there, even if the water is in rotation. जैसे मैंने अभी आपको लास्ट एग्जाम्पल दिखाई कि पानी रोटेट कर रहा है लेकिन डिस्क जो है वो आउटर साइड की तरफ रखी हुई थी, वो मूव नहीं कर। तो इन एग्जाम्पल से जो मैंने अभी आप लोगों को दिए, काफी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि दो सिचुएशंस हमने देखी है कि अगर कहीं फ्लूइड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर सर्कुलरली मूव कर रहा होता है तब भी हम वहाँ पर चांसेस होते हैं स्पिनिंग के, या अगर वेरिएबल फील्ड होती है तो भी वहाँ पर रोटेशन के स्पिनिंग के चांसेस होते हैं। ठीक है, हमें चेक करना पड़ता है बार बार कि स्पिनिंग इज देयर और नॉट, स्पिनिंग इज देयर और नॉट। तो उसका मैथमेटिकल तरीका यही होता है कि आपके पास जो भी फ्लूइड है उस फ्लूइड की वेलोसिटी को आप एनालाइज करें, उसका फॉर्मूला बनाएं और मैथमेटिकली आसानी से उसके कर्ल को डिटरमाइन कर लें। ये वीडियो हमने देख ली। अब उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं। तो यहाँ पर देखें स्पिनिंग राइट हैंड साइड के ऊपर हम कोई पानी के अंदर फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड के अंदर जो है वो अगर हम के अंदर हम कोई बॉडी रख दें तो वो जो है रोटेट करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर हमने एक व्हील लगा दिया, ये ओवर शूट है यानी फ्लूइड ऊपर से आ रहा है तब भी बॉडी मूव कर सकती है, और ये अंडर शूट है या अंडर शॉट कह दें इसको। ठीक है, तो ये जो है पानी के अंदर डूबा हुआ है तो तब भी जो है ये रोटेट कर सकता है। ये एक व्हील है कि किसी नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जो है वो इस तरह के बहुत मौजूद होते हैं व्हील्स, जिसको वो इस्तेमाल करके अपने घर की बिजली बनाते हैं या फिर मशीनरी जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो ये जो है वो ओवर शॉट वाटर है कि ऊपर से आ रहा है पानी और उसकी वजह से ये जो व्हील है ये मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है। ठीक है, और एक तस्वीर मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है कि ये एक व्हील है लेकिन ये अंडर शॉट है, पानी इधर से आ रहा है तो जब पानी गुजरेगा तो ये व्हील जो है वो टर्न करना शुरू कर देगा। बज़ाहिर ये जो फील्ड है, वेलोसिटी फील्ड पानी की, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है लेकिन उसके अंदर एबिलिटी है कि वो रोटेट करवा सके। तो दिस वाटर फील्ड इज हैज़ अ कर्ल। ओके, तो यहाँ पर और देखते हैं, ये एक साइक्लोन की पिक्चर है। साइक्लोन की पिक्चर है। यहाँ पर पानी के अंदर, समंदर के अंदर अक्सर पानी जो है वो हमें साइक्लोन्स के अंदर रोटेट करता हुआ नज़र आता है। तो अब यहाँ पर हम इसको साइक्लोन को एनालाइज करेंगे। साइक्लोन को एनालाइज करने के बाद हम इसकी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे। मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने के बाद हम उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर हम यहाँ पर किसी जगह पे मौजूद हैं, किसी एक पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं, तो हमारा कर्ल क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मैंने भी आपको एग्जांपल बताई थी वीडियो के अंदर कि किसी भी जगह पर अगर फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर कर्ल हो। एवरी टाइम यू नीड टू explore whether there is a curl or not. You have to evaluate the mathematical equation first, with the help of which we can find whether the curl exists at this point or not. तो इसको, ये गोल गोल घूम रहा है तो उसको देख के हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि अच्छा यहाँ पर कर्ल है या नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो अगर मैं इस तरह से, तो ऑर्बिटल मोशन तो मैं करना शुरू कर दूंगी, ठीक है, लेकिन स्पिनिंग मोशन मेरे अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा इसका मुझे पता नहीं है। कर्ल बेसिकली क्या होता है? कर्ल इज दी स्पिन मोशन। अच्छा, इस तरह के भी हमें नेचर के अंदर नज़र आते हैं, फ्लूइड जो है वो मूव करता हुआ। उसके अलावा और देखते हैं पिक्चर। हाँ, ये देखें, इसके अंदर नीचे देखें पानी जो है वो कितना स्मूथली रोटेट कर रहा है और सेंटर के अंदर जो है वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से रोटेशन हो रही है। यानी ये एक ऐसा रीजन है जहाँ सेंटर पे रोटेशन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है और आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ हम आ रहे हैं तो रोटेशन डिक्रीज हो रही है। इससे पहले जो मैंने एक एनिमेशन दिखाई थी जिसमें पानी सर्कुलेट कर रहा था, उसके अंदर रिवर्स सिचुएशन थी।
उसमें क्या हो रहा था, उसके अंदर पानी सेंटर के अंदर काम था, लेकिन जैसे जैसे बाहर की तरफ हम आ रहे थे, मूवी क्लिप जो मैंने आप लोगों को दिखाया था उसके अंदर जो एनिमेशन थी, तो जैसे जैसे हम उसके अंदर बाहर की तरफ आ रहे थे तो पानी की जो स्पीड थी, सर्कुलर मोशन जो था वो बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर अलग सिचुएशन है। तो एनीवेज यहाँ पे भी हम देखकर कुछ नहीं बता सकते कि हमारा कर्ल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। इधर अगर हम मौजूद होंगे वो हमें घुमा के गोल गोल इसकी गिर तो घुमाएगा, लेकिन वो हमें स्पिन मोशन कराएगा कि नहीं कराएगा ये हमें मालूम नहीं। तो हमें इस वाटर की फील्ड को एनालाइज करके, इसकी वेलोसिटी फील्ड को एनालाइज करके फिर इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन निकालने के बाद उसका कर्ल निकालेंगे और फिर हम पता करेंगे हाँ भाई इस पॉइंट के ऊपर हम रोटेट कर सकते हैं या इस पॉइंट के ऊपर हम रोटेट नहीं कर सकते। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर आपका पानी जो है वो फ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से दरिया बह रहा है वहाँ पर, और कोई आपसे ये कहता है कि अच्छा भाई हमें यहाँ पर जो है वो कोई मशीनरी बनानी है, व्हील्स जो है ऐसी पोजीशन के ऊपर हमें रखने हैं इस पानी में जहाँ वो व्हील रोटेट करना शुरू कर दे, तो आप सबसे पहले जो है वो क्या काम करेंगे, वेलोसिटी फील्ड इक्वेशन आप लिखेंगे, फिर हर पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर कर्ल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो जिस पॉइंट के ऊपर कर्ल एग्जिस्ट करता है आप कह सकते हैं कि अच्छा भाई यहाँ पर आपकी व्हील जो है वो रोटेट करेगा, स्पिन करेगा। अच्छा ये एक और एग्जांपल है, देखें यहाँ पर, वहाँ ये ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर तो पानी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा था, तो सेंटर पार्ट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में मूव कर रहा था, लेकिन ज़रूरी नहीं है, बहुत तरह तरह के मोशन, फ्लूइड मोशन होते हैं नेचर में। यहाँ पर देखें ये जो है ना स्ट्रेट लाइन में पानी, बहुत रैंडम तरीके से पानी जो है वो मूव कर रहा है, और किसी जगह पर ऐसा हो गया है कि जो सेंटर में जो बहुत ही लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से पानी रोटेट करना शुरू कर दिया उसने, और जब पानी ने बहुत ज़्यादा रोटेट करना शुरू कर दिया तो वहाँ पे कोई किसी किस्म का और भी साइक्लोन जो है वो क्रिएट हो गए पानी के अंदर, एयर के। तो ज़रूरी नहीं है कि पानी जो है वो सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर ही मूव करे और आपके ये क्रिएट हो। इधर दूर अगर हम खड़े में दूर इधर कहीं आप देखेंगे, इससे दूर आ गए हम, इससे थोड़ा दूर आ गए तो ये वाटर जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव कर रहा है। अच्छा ये मैंने ऐसी एक तस्वीर मुझे नज़र आई थी, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा दी। ये बेसिकली ड्रॉप्स गिर रहे हैं समंदर के अंदर या किसी वाटर बॉडी में, उससे रिपल्स क्रिएट हो रही हैं, वाटर रिपल्स क्रिएट हो रही हैं, और बज़ाहिर ये जो रिंग्स हमें नज़र आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कर्ल है। देखने में तो हमें वो सर्कुलर लग रहे हैं, लेकिन नो, दिस इज़ नॉट अ कर्ल, क्योंकि ये बिल्कुल स्टेशनरी वाटर है, ये मूविंग फ्लूइड नहीं है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो उस पर मोशन नहीं करेगा। अलबत्ता एक बात आप ज़रूर ध्यान में रखें कि ये वाटर जो है वो गिर रहा है जिस जगह सेंटर में, ये इस जगह ये सेंटर में गिर रहा है वाटर, तो इसके गिरने की वजह से ये रिपल्स निकल के बाहर की तरफ डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो ये जो है बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंस है। ओके ये फिगर इसके अंदर आ गई है, लेकिन ये एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंस है। अच्छा जनाब नेक्स्ट आते हैं, कर्ल को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं मैथमेटिकली। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में उसका फार्मूला लिखा हुआ है मैंने इधर, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये फार्मूला हमें यहाँ से पता चल जाता है। अच्छा इसने क्या किया था स्टोक ने, ये एक मैथमेटिशियन था, इसने जो है वो हमें कर्ल कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया था कि किसी जगह पर अगर रोटेशन पाई जाती तो ये जो कर्ल आप ये फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, ये जो फॉर्मूले से आप निकाल रहे हैं, बजाय इसके हम एक और काम कर सकते हैं। वो क्या काम कर सकते हैं कि ये यहाँ पर ये देखें, ये जो कर्ल है
को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें वो कर्ल कैलकुलेट करना है, तो हम बजाय इसके कि हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, हम जो है वो उस फील्ड को क्लोज लूप के अंदर, ये लेंथ एलिमेंट है, क्लोज लूप के अंदर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल इक्वालिटी जो है वो आती है, यानी ये दोनों चीज़ें जो है वो बराबर आ जाती हैं। कर्ल ऑफ एनी फंक्शन इन सरफेस एरिया बराबर होगा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ले लें लेंथ एलिमेंट में, यानी कि अगर मैं देखना चाह रही हूँ इस पूरे रीजन के अंदर क्या कर्ल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो बजाय इसके कि मैं पूरे रीजन में देखूँ, उस पूरे सरफेस के ऊपर देखूँ, मैं इस सरफेस को जो एक ये वाला लाइन इंटीग्रल मतलब कवर कर रहा है पूरा के पूरा, इस लूप के अंदर मैं ये देख लेती हूँ कि मेरा जो है ये वेक्टर अलोंग दी पाथ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर अलोंग दी पाथ एग्जिस्ट कर रहा होगा तो मेरा कर्ल होगा, अदरवाइज मेरा कर्ल जो है वो नहीं होगा। अच्छा, ये सरफेस यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ये सरफेस जो है ये फ्लैट सरफेस है। इसके अंदर मैं अगर पेंसिल बना यूज़ करके आपको बताती हूँ, ये जो है जगह जगह ये वाटर बॉडी है लेट सपोज, और ये रोटेट कर रही है, यहाँ पे हर जगह रोटेशन पाई जाती है। तो अगर मैं इसके दो सर्कल्स ऐसे बना दूँ, सब पानी जो है ना यहाँ पर घूम रहा है गोल गोल, तो अगर मैं गौर से देखूँ तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर वाटर बॉडी यहाँ पर मूव कर रही थी, यहाँ से इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट। ठीक है, ये यहाँ पर भी डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है पिक्चर के अंदर उधर, कि अगर हम इस पूरे के पूरे सरफेस एरिया को अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें, ये कर्ल कर्ल जो है वो हर जगह कर्ल मौजूद है, हर जगह कर्ल मौजूद है पूरे के पूरे एस में, तो हम छोटे छोटे डीएस बना देते हैं, छोटे छोटे डीएस बना देते हैं। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो ये नेबरिंग आपस में एक दूसरे को चूंकि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। तो सिर्फ जो कर्ल बचता है, जो कंपोनेंट बचता है ना कर्ल का, वो बचता है सिर्फ इस जगह पर, सिर्फ इस जगह पर, यहाँ पर, जो कि कैंसिल आउट नहीं कर रहा है। तो इस वजह से हम जो है ना वो मैथमेटिकली कर्ल को अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पूरे रीजन के अंदर, तो बजाय इसके कि हम पूरे रीजन के अंदर कैलकुलेट करें, हम सिर्फ अलोंग दी पाथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये पाथ कैसा होना चाहिए, क्लोज पाथ, इधर सर्कल लगा हुआ है, और इस सरफेस के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, ये सरफेस किसी भी शेप की जो है ना वो हमारे पास हो सकती है। यहाँ पर देखें, ये देखें, ये कोई सरफेस है और हो सकता है कि ये कोई वाटर बॉडी हो, और यहाँ पर जो है ना वो जगह जगह कर्ल जो है वो मौजूद हो, यानी पानी रोटेट कर रहा हो उस तरह से, हर जगह पानी जो है वो गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, बहुत सारे वर्लपूल टाइप के इधर मौजूद हैं। तो बजाय इसके कि हम पूरे के पूरे रीजन के ऊपर कर्ल निकालें सरफेस के ऊपर, हम सिर्फ उस सरफेस के जो को जो कवर कर रही है, जो उसकी बाउंड्री है, जो एक लूप है, उसको हम ले लेंगे और वहीं पर जो है हम अपना क्लोज लूप के ऊपर वो वेक्टर फील्ड डिटरमाइन कर लेंगे, तो हमारे पास कर्ल आ जाएगा। ठीक है, कितना खतरनाक किस्म का सरफेस है। तो यहीं से आप इसको देख के डर जाएंगे कि अगर मैंने ये वाली चीज़ कैलकुलेट करनी शुरू कर दी तो फिर तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। ठीक है, तो फिर हमें मैथमेटिशियंस बताते हैं कि नहीं, देयर इज़ अ इजी वे आउट, बजाय इसके कि आप इस भयानक से सरफेस को डील करें, आप सिर्फ ये देख लें कि इस सरफेस की बाउंड्री क्या है, और एक वो सिंपल एक सर्कुलर लूप है, तो फिर आप बेहोश होने से बच जाएंगे। ठीक है, और फिर आप इसको आसानी के साथ में कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर भी आर्बिट्रेरी एक सरफेस है। ठीक है, यहाँ पर ये सरफेस बहुत ही सिंपल सा फ्लैट सरफेस है, ये कर्व सरफेस है। तो ये जो स्टोक्स थ्योरम है ये हर तरह के सरफेसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो जहाँ कहीं भी हमारे पास बहुत ख़तरनाक किस्म के सरफेसेस आते हैं, तो हम फिर इस इक्वेशन को अवॉइड करते हैं, और फिर हम इधर से अपनी सर्कुलेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ इक्विवेलेंट एक फॉर्म है कर्ल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये मैंने डिस्कस कर लिया। हाँ,
यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, ये जो बेसिकली कर्ल है ना, कर्ल जो है वो एक डिफरेंशियल, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है, एक डिफरेंशियल क्वांटिटी है, यानी कि आप बहुत छोटे से सरफेस एरिया के अंदर रोटेशन चेक कर रहे हैं। देखें, व्हाट इज दिस, दिस इज दी, ये क्लोज लूप है। क्लोज लूप के अंदर आप देख रहे हैं कि रोटेशन है या नहीं है। ठीक है, तो दिस इज दी रोटेशन इन अ वेरी स्मॉल एरिया। तो कर्ल जो है वो एक डिफरेंशियल एलिमेंट है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने डाइवर्जेंस को एक्सप्लेन किया था कि डाइवर्जेंस जो है वो नेट फ्लक्स होता है ओवर दी स्मॉल वॉल्यूम। एक बहुत छोटा सा वॉल्यूम ले लेते हैं, उसमें आप देखते हैं कि नेट फ्लक्स है या नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कर्ल को भी आप इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कर्ल क्या चीज़ है, कि आप ये देख रहे हैं कि एक बहुत छोटा सा सरफेस एरिया है, उसके अंदर रोटेशन जो है वो मौजूद है या नहीं है। तो दिस इज दी रोटेशन। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है ये। ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने यहाँ पर एनालाइज कर लिया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कर्ल के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर जो कर्ल का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, वो ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर हम ज़्यादातर क्या कर रहे होते हैं, हम जो है ना वो हर जगह पर हर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स लेते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर इस तरह का काम कर रहे होते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है, और उसमें हम डिफरेंट मटेरियल जो है ना उस फील्ड के अंदर रख देते हैं, या चार्जेस उस फील्ड के अंदर रख देते हैं, और हम जो है ना फिर उसका देखते हैं कि वो चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस तरह से बिहेव करता है। तो बेसिकली हम ये हमारा जो टोटल काम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर वो यही होता है कि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, या डिफरेंट चार्जेस को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या मटेरियल्स को रखते हैं, एनालाइज करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले ली। एग्जांपल में मैंने यहाँ पर शो किया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर मैंने एक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्स डायरेक्शन के अंदर, ये पर्पल लाइन से शो हुआ है, उसके अंदर मैंने एक चार्ज रखा हुआ है। अब चार्ज को जो है ना मैं हरकत करवाना चाह रही हूँ इस पॉइंट से, और वापस जो है ना मैं दोबारा घूम के इस पॉइंट का ऊपर लाना चाह रही हूँ। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये वर्क डन है अलोंग द क्लोज पाथ। तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अलोंग अ क्लोज पाथ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो मैंने किया है। यहाँ पर जो ये जो फोर्स फील्ड है, ये वाली जो फोर्स फील्ड है, ये कौन सी फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये Q इंटू ई लिख दिया मैंने इसकी जगह पर। तो ये क्या चीज़ आ गई मेरी, ये आ गया E डॉट डी एल। और E डॉट डी एल क्या चीज़ हो गई, E डॉट डी एल हो गया कर्ल ऑफ E। ठीक है, कर्ल ऑफ E डॉट डी एस। ये स्टोक्स थ्योरम से मैंने यहाँ पर निकाल दिया कि अगर मुझे ये देखना है कि एक क्लोज पाथ के अंदर जो है वो चार्ज किस तरह से हरकत करता है, टोटल वर्क डन क्या होगा। तो टोटल वर्क डन जो है निकालने के बजाय मैं क्या निकाल सकती हूँ, मैं निकाल सकती हूँ कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं कोशिश करूँ कि अच्छा भाई ये एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लूइड मैकेनिक्स में तो मैंने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि अगर कोई वेलोसिटी फील्ड होती है, उसके अंदर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखती हूँ तो वो स्पिन मोशन करना शुरू कर देता है। तो क्या, तो हम कहते हैं कर्ल है। तो जो मैंने इस फील्ड के अंदर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसके अंदर मैंने इस चार्ज को रखा। जब मैंने इस चार्ज को रखा तो क्या ये यहीं बैठे बैठे गोल गोल घूमना शुरू हो गया, स्पिन मोशन कर रहा है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो डेफिनेशन हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ी थी उसको हम इस तरह से अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जस्ट कर्ल की जो इन्वॉल्वमेंट होती है, वो कर्ल की इन्वॉल्वमेंट यही होती है कि आपको वर्क डन कैलकुलेट करना होता है, एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है, और आप अपनी मैथमेटिक्स को आसान करने के लिए जो है ना ये एक फ़ायदा उठा लेते हैं एक मैथमेटिकल इक्वलिटी से, और आप फिर कहते हैं कि अच्छा भाई हम उसको उस तरीके से भी एवेलुएट कर सकते हैं, और जब हम एवेलुएट करते हैं तो हमारे आंसर सही आ जाते हैं, क्योंकि ये इस चीज़ के बराबर होती है। लेकिन अगर मैं उस तरह से डिफाइन करना चाहूँ कि अच्छा भाई अब ये मेरे पास एक फील्ड है और इसमें स्पिन मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
तो फिर हम उस तरह से यहाँ पर इसको अप्लाई नहीं करते हैं इस डेफिनेशन को। ओके, तो जब कर्ल और डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट को हम सर्च आउट करते हैं इंटरनेट के ऊपर, उसकी वीडियोस और उसकी क्लिप्स, तो उसमें जितनी भी डेफिनेशन होती हैं वो ज़्यादातर फ्लूइड मैकेनिक्स के हवाले से होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हवाले से नहीं होती हैं। तो इस बात को जहन में रखिएगा। मैंने जब आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था ये, उस वक्त जो है मैंने स्किप कर दी थी ये चीज़ें, डाइवर्जेंस इतनी डिटेल में नहीं बताई थी, फ्लक्स, ग्रेडियंट वगैरह, लेकिन मैंने अभी इस वजह से आप लोगों को बता दिया कि आप लोग ये चीज़ जो है वो बार बार इस्तेमाल होगी और फिर स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं और फिर नेट में कुछ और गिवन है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स के हवाले से कर रहे होते हैं, तो हमें यहाँ पर इस नज़रिए से इसको नहीं देखना। ठीक है, अगेन जो है वो मैं बार बार बात आप लोगों को बोल रही हूँ कि जिस तरीके से हमने डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ा था कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर डाइवर्जेंस का जो है वो फॉर्मूला होता है कि डाइवर्जेंस अगर हमें किसी भी क्वांटिटी की निकालनी हो तो उसकी डेंसिटी होती है, फिर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी होती है, मल्टीप्लाई बाय एरिया और टाइम होता है। तो ऐसा नहीं होता कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो चीज़ें डाइवर्जेंस निकालने के लिए मालूम कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर भी वही कहें कि अच्छा भाई इसी फॉर्मूले को यूज़ करके डाइवर्जेंस निकाल लो। हमने अपने एक नए फॉर्मूले बना लिए हैं डाइवर्जेंस चेक करने के लिए, नेट फ्लक्स चेक करने के लिए। ठीक है, ई डॉट डी एस, और ठीक है यहाँ पर वॉल्यूम आएगा डी डॉट वॉल्यूम। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ये जो कर्ल आया है वो इस वजह से आया है कि ये स्टोक्स थ्योरम ने हमें कैलकुलेशन करने का एक तरीका बता दिया है। तो अगर हमें ये कैलकुलेशन करने में आसानी होती है तो हम इस तरह से करके वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, और अगर हमें इसी तरीके से लाइन इंटीग्रल एवलुएट करने में आसानी होती है तो हम फिर उधर से लाइन इंटीग्रल एवलुएट कर लेते हैं। अच्छा, और एक चीज़ इसके अंदर यहाँ पर देखते हैं कि हमें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। अगर हम क्लोज पाथ के ऊपर वर्क डन निकालने की कोशिश करें एफ डॉट डी एल, तो हमेशा हमें ज़ीरो मिलता है। तो डेफिनेटली ये एफ की जगह पर मैं अगर क्यू ई रख दूँ, क्यू तो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके ज़ीरो हो जाएगा, तो ई डॉट डी एल भी अलॉन्ग अ क्लोज पाथ अगर ज़ीरो मिल रहा है कहीं हमें, तो हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके डायरेक्ट कह सकते हैं कि अच्छा भाई इसका कर्ल भी जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये दो तीन चीज़ें खुद ब खुद हम जल्दी जल्दी से बता देते हैं इसी फॉर्मूले के ज़रिए कि अच्छा भाई ई डॉट डी एल भी इसका ज़ीरो है, कर्ल भी जो है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इरोटेशनल है। और अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो कर्ल होता है, ठीक है, कोई फील्ड अगर कंजर्वेटिव होती है तो कंजर्वेटिव फील्ड का जो कर्ल होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, और उस कंजर्वेटिव फील्ड को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर पोटेंशियल। तो ये चीज़ जो है वो जहन में रखिए। और इसके अलावा ये जो डाइवर्जेंस, ये तो कर्ल हो गया। डाइवर्जेंस जो है वो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि ये जो गॉसेस लॉ है, गॉसेस लॉ और डाइवर्जेंस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हमने डाइवर्जेंस की एग्जांपल जो है वो पहले ही दे दी थी कि अगर कोई कंजर्वेटिव फील्ड है, ये सब कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में चल रहा है, अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो उसका जो डाइवर्जेंस निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल हो गई। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, और मैग्नेटिक फील्ड अभी तक हमने नहीं पढ़ी है लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये फ्लक्स है, देखने से हमें पता चल रहा है। तो अगर हम किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला निकालते हैं हमेशा ज़ीरो ही निकलता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो पता चलेगा हमें क्यों। तो डेफिनेटली डाइवर्जेंस थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है हमेशा हमारे पास ज़ीरो आएगी। अच्छा, ये जो बी है इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसके ऊपर मैंने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर दिया। स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये चीज़ आ गई, में कर्ल ऑफ बी जो है वो एग्जिस्ट करता है म्यू नॉट जे। तो चूंकि कर्ल ऑफ बी ज़ीरो नहीं है
तो हम इसको कहेंगे कि अच्छा भाई ये रोटेशनल फील्ड हो गई। ये रोटेशनल फील्ड उस सेंस में नहीं है कि ये जो है ना स्पिन मोशन करवाए किसी भी इलेक्ट्रॉन को, उस हवाले से नहीं देखिएगा, ठीक है। बस हम टर्म यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक आ गई है हमारे पास इक्वेलिटी कि लाइन इंटीग्रल जो है वो बराबर होता है, ये लाइन इंटीग्रल बराबर होता है इसके, तो हम उसको कह देते हैं कि अच्छा भाई कर्ल ऑफ बी, तो ये रोटेशनल फील्ड है। हम वो टर्म जो है ना वो लेकर आगे चलते जा रहे हैं। और ये जिस फील्ड का भी कर्ल एग्जिस्ट करता है तो वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है। और वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड जो है ना वो उसको हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कर्ल ऑफ अ सम वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। जिस तरह से कंजर्वेटिव फील्ड थी, यहाँ पर देखें, जिस तरह से कंजर्वेटिव फील्ड थी, अगर कोई कंजर्वेटिव फील्ड होती है तो उसको उसकी उस कंजर्वेटिव फील्ड को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर पोटेंशियल। बिल्कुल इसी तरीके से नॉन कंजर्वेटिव फील्ड जिसका कर्ल एग्जिस्ट करता है उसको हम लिखते हैं कि वो फील्ड कर्ल ऑफ ए जो है वो लिखी जा सकती है। कुछ बच्चे मुझसे एग्जाम्पल पूछ रहे थे इसके बारे में, पूछ रहे थे ए क्या चीज़ होती है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर शामिल कर लिया ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। अच्छा, ये जो है ना बड़ा डिसअपॉइंटिंग सी चीज़ है कि इतनी मेहनत से हमने कर्ल की डेफिनेशन पढ़ी और फिर उसके बाद समझा, अच्छे से समझ में आ गया, तो फिर बाद में आके हमें पता चला कि अच्छा भाई हम अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हम इन सिस्टम्स को इस तरह से नहीं देखेंगे कि अच्छा भाई ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है ये स्पिन मोशन करा रही है कि नहीं करा रही। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ हमें ये सब कुछ पढ़ने का और इन सब चीज़ों का? फ़ायदा बहुत होता है हमें। हमारी जो है ना जगह जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, जगह जगह हमें मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं ना जिसको आप गॉसेस लॉ कहते हैं, इधर मैं पीछे जाती हूँ, ये जो दो इक्वेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखें आप, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये वाली इक्वेशन ये गॉसेस लॉ कहलाती है इंटीग्रल फॉर्म। और यही वाली इक्वेशन जिसको हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करके इस फॉर्म में लेकर आ जाते हैं, ये गॉसेस लॉ की कहलाती है डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जो ऊपर हमारे पास एक ये इक्वेशन एक आ रही है ई डॉट डी आर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और ये कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू ज़ीरो, वी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ई, ठीक है। ये इक्वेशन भी हमारे पास मौजूद है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो बहुत अच्छी सी आगे हम पढ़ेंगे जाके, लेकिन बहरहाल ये जो इक्वेशन है इसको, ये दोनों इक्वेशन जिसके अंदर कर्ल आ रहा है और जिसके अंदर डाइवर्जेंस आ रहा है, ये वाली इक्वेशन जिसके अंदर डाइवर्जेंस आ रहा है और कर्ल आ रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। क्या इसको देखते हैं इधर, जो मोर अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट है अबाउट कर्ल ऑफ ई और कर्ल ऑफ बी के बारे में, उसको हम कहाँ से समझ सकते हैं? उसको हम समझ सकते हैं अगर हमें लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट जो है ना वो अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन के अंदर है और ये कांस्टेंट फील्ड है ई, ठीक है। ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ब्लू लाइन से शो की हुई है। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर मैंने क्लोज लूप ले लिया, यानी कि मैं अब इस फील्ड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहती हूँ, वापस उसी जगह आऊँगी। ये पाथ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अब मैं क्लोज पाथ के अंदर जो है वो ये निकालना चाह रही हूँ ई डॉट डी एल, ठीक है। इसको देखते हैं पाथ नंबर 1 में। पाथ नंबर 1 में क्या हुआ, ई डॉट डी एक्स डी पॉजिटिव डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस, ये वाला पाथ नंबर 2 आ गया। इसके अंदर ये जो हमारा पाथ है ये डी वाई डायरेक्शन के अंदर है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। एक्सिस मैंने डिफाइन किया हुआ है लेकिन फील्ड परपेंडिकुलर है। फिर थर्ड पाथ के अंदर मैं आ गई, मैं जा यूँ रही हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या है, राइट हैंड साइड पे। ये थर्ड पाथ है एक्स डायरेक्शन में।
और जब मैं फोर्थ पाथ के अंदर आई हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरी एक्स डायरेक्शन में है और मैं वाई डायरेक्शन के अंदर जा रही हूँ। तो अब जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगी टोटल अलोंग दिस क्लोज लूप, तो क्या होगा, ये चीज़ें तो चूंकि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट परपेंडिकुलर हैं, ये सेकंड और फोर्थ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। थर्ड टर्म के अंदर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स है और हम न्यू एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो डी एक्स जो है और ई एक्स जो है वो आपस में 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो डेट्स वाई माइनस साइन यहाँ पर आया। लेकिन माइनस साइन आ गया तो ये और ये भी बराबर बराबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कर्ल जो है ना वो मेरे पास क्या निकलेगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना वो मुझे पता चल रहा है कि ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे अल्फाज में मैं कह सकती हूँ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग कर्व, और या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि टेंजेंट टेंजेंट कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या है, ज़ीरो है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो भी हम मालूम करना चाहते हैं किसी भी सिचुएशन में, उसके अमूमन दो कंपोनेंट्स होते हैं, टेंजेंट कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये जो कर्ल है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट कंपोनेंट बताता है कि इस लूप के साथ साथ क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है या नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं कर्ल निकालूंगी बी का, तो इसका मतलब ये होगा कि वो नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि बी का जो है वो टेंजेंट कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंट कंपोनेंट जो है वो है, नेट टेंजेंट कंपोनेंट है, तभी हमारे पास इसका कर्ल जो है वो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो बेसिकली कर्ल ऑफ ई और कर्ल ऑफ बी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमें ये देखना होता है कि हम जिस पाथ पे जा रहे हैं, जिस पाथ में भी जा रहे हैं, उसके साथ साथ वाला कंपोनेंट, टेंजेंट कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, ये तो हमें पता ही है ना। ठीक है, किसी भी सिस्टम के अलोंग ये क्या कहलाएगा, टेंजेंट, लेकिन इससे ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई सर्कुलर और अच्छा सा मैं बना लूँ, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन इस सिस्टम के साथ हमारी बनती है, ये क्या कहलाती है, टेंजेंट कंपोनेंट, टेंजेंट कंपोनेंट, और ये जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाता है। तो जब भी हम किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उसके टेंजेंट भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है और उसके परपेंडिकुलर भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। तो ये कर्ल जो है वो हमें टेंजेंट कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर कर्ल किसी भी फील्ड का जीरो निकल रहा है तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि अच्छा, इस सिस्टम के अंदर जो टेंजेंट कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट है ही नहीं। और अगर किसी जगह जो है वो कर्ल निकल रहा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, बी डॉट बी डॉट डी एल, तो मैं कहूँगी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही है, इसका क्लोज लूप के अंदर जो है वो ज़ीरो नहीं निकल रहा, तो मैं कहूँगी कि अच्छा भाई, बी जो है वो क्लोज लूप के अंदर कोई ना कोई हमें नॉन ज़ीरो रिजल्ट मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है, क्योंकि बी डॉट डी एल है, तो टेंजेंट कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना वो हम समझ जाते हैं कि अच्छा भाई, अगर हमें कहीं भी टेंजेंट कंपोनेंट चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो या मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी टेंजेंट कंपोनेंट कहा जाए कि आप टेंजेंट कंपोनेंट मालूम करें इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप फ़ौरन कहेंगे कि अच्छा भाई, मुझे ये वाली इक्वेशन अप्लाई करनी चाहिए, या इसके थ्रू मैं जो है वो टेंजेंट कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपसे कहा जा रहा है कि नहीं भाई, आप नॉर्मल कंपोनेंट मालूम करें या परपेंडिकुलर कंपोनेंट मालूम करें, तो आप फिर क्या करेंगे, आप ये वाली चीज़ अप्लाई करेंगे, गॉसेस थ्योरम। ठीक है, या तो इंटीग्रल फॉर्म में या डिफरेंशियल फॉर्म में। क्यों, क्योंकि अगर आप गौर से देखिए तो ये जो फ्लक्स था, फ्लक्स की जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, उसमें क्या बताया था, किसी भी जगह पर अगर ये चार्ज मौजूद है, किसी भी जगह पर ये चार्ज मौजूद है, इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज निकल रही हैं, तो हम ये गॉसियन सरफेस बना देते हैं और उसके परपेंडिकुलर, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, डाइवर्जेंस के अंदर भी ई का जो कंपोनेंट निकलता है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकलता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
तो अगर हम आगे चल के जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें हमसे कहा जाएगा बार बार कि अच्छा भाई ये सिस्टम है, इसके अंदर आप टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें या मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो फ़ौरन वहाँ पर आप देखेंगे कि हम ये वाली चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर आपसे कहा जा रहा होता है किसी सिचुएशन के अंदर अच्छा भाई आप नॉर्मल कंपोनेंट निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम वहाँ पर ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ ये जो फॉर्मूले हैं डाइवर्जेंस के, जो ये यहाँ पर डाइवर्जेंस आ रही है या यहाँ पर जो कर्ल आ रही है, अगेन कि आप उसको उस तरह से ना लें जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर लिया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें कुछ ठीक से मालूम ही नहीं है, बस पता है कि हाँ स्पेस की ये प्रॉपर्टी ज़रूर है, लेकिन ये किस वजह से अराइज हो रही है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. We only know how to calculate electric field, but don't know still what is happening in the field in space. और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं जो कि इस सब्जेक्ट से हटके दूसरे सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर ये क्लासिकल कोर्स है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, how to calculate magnetic field for different situations, how to calculate electric field components in perpendicular and tangent components. ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी मीनिंग्स के अंदर नहीं घुसते हैं, इसकी मीनिंग्स के अंदर नहीं घुसते हैं, बस हमें पता है कि ये चीज़ें मैथमेटिकली इक्वल हैं, तो हम उसको लेके और बस इंटरप्रेट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ और वेक्टर आइडेंटिटीज़ लिखी हैं, ये मैं आप लोगों को मैसेज करके भी बता दूंगी या यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, बुक में भी लिखी हुई है। जिस तरह से ज्योमेट्री के फॉर्मूले होते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, बिल्कुल इसी तरीके से ये फॉर्मूले हैं कर्ल के और डाइवर्जेंस के। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं जो कि हमें आगे चल के यूज करने पड़ेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ एवोल्यूट हुई ही हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पे हमें अगर डाइवर्जेंस का मतलब समझ आ गया नेट फ्लो, और मैं जो है ना ये कर्ल है, कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी, तो आप इसको अगर आपको मतलब मालूम है कि ए क्रॉस बी का क्या मतलब होता है, आप उस ए क्रॉस बी को निकालें, ठीक है, फिर उसका आप कर्ल निकालें और आप उसके मतलब को एक्सप्लेन करते चले जाएं जहन में, फिर आप कहें कि अच्छा भाई वो चीज़ बराबर है ए के और फिर इसके और फिर इसके ये फ्लक्स ऐसे गुजर रहा हो, फिर हम उसको ए से मल्टीप्लाई कर दें, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो जहाँ पे फिजिकल मीनिंग चाहिए थे कर्ल के और डाइवर्जेंस के, वो मैंने आप लोगों को बता दिए, और वो इस वजह से बताया कि स्टूडेंट्स को पता हो कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अ कर्ल एंड डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर जो कर्ल और डाइवर्जेंस हम यूज़ कर रहे हैं वो जस्ट मैथमेटिकल फॉर्मूलों के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपना लेक्चर एंड कर रही हूँ। हमारा जो है वो तीनों टॉपिक्स कवर हो गए हैं, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल के। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी जो है वो टॉपिक थोड़ा सा रिव्यू होगा, लेकिन उसमें मैं कॉन्सेप्ट्स रिव्यू करूँगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।